नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। और असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की क्लास चल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री मतलब मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 51 के द्वारा जो वैकेंसी निकली है उसका, ठीक है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का क्लास है और ये सभी प्रतियोगी असिस्टेंट प्रोफेसर का यह क्लास है। चाहे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर या झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर या राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर हरियाणा में जो आगामी भर्ती निकलेगी उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, ठीक है। सबके लिए ये संयुक्त क्लास है। हिस्ट्री के लिए आप लोग को क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो भी मिलेगा और सारा का सारा नोट्स भी आप लोग को मिलेगा, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी, एमपी, आरपीएससी ऑल स्टेट, ठीक है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, ऊपर भी शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर भी है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। केवल 1499 रुपए की सीरीज में आप लोग को 3000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। हिस्ट्री के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आप हिस्ट्री का क्लास है तो आप समझ ही रहे हैं कि हिस्ट्री से संबंधित ही मटेरियल दूंगा, फिर लेक्चर्स वीडियो दूंगा प्लस उसका भी आपको नोट्स दूंगा। आप लोग का यह कंप्लीट कोर्स 1499 रुपए का है। जो लोग गंभीर हैं वह लोग हमसे जुड़ सकते हैं और यह जो कोर्स है यह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। यूपी, एमपी, आरपीएससी और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके लिए। लेकिन अभी यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं होने वाली है तो उसके मद्देनजर यह कोर्स लॉन्च किया गया है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। और इसके पहले मैं आप लोगों को धर्म सुधार आंदोलन का एक लेक्चर वीडियो दे चुका हूं। यह जो आपका लेक्चर वीडियो है यह आपका फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। ये जो लेक्चर वीडियो है ये फ्रांस की राज्य क्रांति, और इसी चैप्टर में मैं पूरा फ्रांस की राज्य की क्रांति आप लोगों को बता दूंगा। और अगर प्रश्न आया फ्रांस की राज्य क्रांति से संबंधित तो यहीं से आएगा। अभी मैं वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक को मैं क्लियर करा रहा हूं आप लोग का, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री देखिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आएगा और फिर इसी तरह से उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा में भी वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। बाकी जो भी देखिए सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। मैं साफ साफ बोल दूं, किसी भी स्टेट का सिलेबस हो सब यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार फॉलो होता है और उसमें आप लोग समझिए 5 या 10% ही आप लोग कुछ डिफरेंट पाएंगे, वरना सबका सब कॉमन ही है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस जो है ये विश्व भारत जो भी आधुनिक विश्व में फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना की, ठीक है। गणतंत्र की स्थापना की। हालांकि अमेरिका में गणतंत्र की शुरुआत हुई थी, अमेरिका को गणतंत्र की जननी कहते हैं, लेकिन फ्रांस में गणतंत्र की एक बेहतर कल्पना की गई थी फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद, ठीक है। और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये जो 3 आदर्श हैं हमारे भारतीय संविधान में, ये फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। फ्रांस की राज्य क्रांति से ही लिया गया है, ठीक है। जब फ्रांस की एक बहुसंख्यक जनता मतलब थर्ड स्टेट के लोग, ठीक है, फ्रांस का जो पूरा समाज था, फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 भागों में विभाजित था। पहला जो समाज था वो पादरी एवं कुलीन वर्ग का था, ठीक है। पहला वर्ग जो था पादरी वर्ग का था। दूसरा अभिजात वर्ग का मतलब कुलीन वर्ग का, और तीसरा वर्ग आम नागरिकों का था, ठीक है। उसमें चिकित्सक भी थे, डॉक्टर थे, वकील थे, व्यवसायी थे, किसान थे, कृषक थे, मजदूर थे, सब लोग थे, ठीक है। तो ये तीसरे स्टेट का यह क्रांति था। यहाँ पर शुरुआत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कैसे क्रांति की शुरुआत हुई थी, फ्रांस की राज्य क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रारंभ 14 जुलाई 1789, यह तिथि आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। यह तिथि तो आप नहीं भूल सकते हैं, यह तिथि भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इतना यह देखिए, क्योंकि अन्य बहुत सारी परीक्षाओं में अब यह डेट वाइज पूछ रहा है, ठीक है। तो 1789 से काम नहीं चलेगा, आप ध्यान रखिएगा। 14 जुलाई 1789 यह वह ऐतिहासिक तिथि थी जब बास्टील का किला, देखिए बास्टील कारागार, ठीक है, जब फ्रांस के जो सम्राट थे लुई सोलहवां के समय में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। और बास्टील जो था
बास्तिल जो था किला था और यहाँ पर कारागार था। बास्तिल एक तरह से किला था और किला जो था कारागार के रूप में था, जहां पर जो भी राजनीतिक अपराधी थे, राजनीतिक बंदी लोग थे, जो राजा से द्रोह किए हुए थे, जो राज्य से द्रोह किए हुए थे, उन सभी को बास्तिल किले में बंद किया गया था, मतलब बास्तिल के कारागार में बंद किया गया था। तो 14 जुलाई 1789 को जब फ्रांस की राजक्रांति होती है तो एक बहुत बड़ी भीड़ बास्तिल के किला में प्रवेश करती है और जो भीड़ जो थी एकदम पूरी तरह से उग्र हो जाती है और बास्तिल के किला के फाटक को तोड़कर अंदर प्रवेश करती है और वहां पर बास्तिल के जो कारागार के अंदर जो राजनीतिक अपराधी होते हैं, राजनीतिक बंदी होते हैं, उन सभी बंदियों को मुक्त कराती है। तो एक बहुत बड़ी बात है भाई, बिल्कुल बड़ी बात है। सीधे सम्राट को, फ्रांस के सम्राट को चैलेंज करना, उसके कारागार को तोड़कर उन सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त कराना एक बहुत बड़ी बात है। और यही वह तिथि है जब फ्रांस की राजक्रांति का आगाज हो गया। ठीक है, फ्रांसीसी समाज जो है वह 3 भागों में विभक्त था। 3 भागों में फ्रांसीसी समाज विभक्त था। देखिए, पहला वर्ग जो था, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, ये दोनों जो थे विशेषाधिकार प्राप्त वाले वर्ग थे। इन दोनों लोगों को विशेषाधिकार मिला हुआ था। क्या विशेषाधिकार मिला हुआ था? पहले मैं आपको बता दूं, पादरी वर्ग पहला वर्ग, ठीक है, दूसरा वर्ग जो था कुलीन वर्ग का था, ठीक है, और इन दोनों वर्गों के पास ही लगभग 95% संपत्ति, पूरे देश की 90 से 95% संपत्ति इन दो वर्ग के पास था। इनकी संख्या भी कम थी और इनके पास संसाधन भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, तीसरा वर्ग जो था, इनके पास एकदम मुट्ठी भर संसाधन था, लेकिन करों का जो भारी बोझ था वो तीसरे वर्ग के ऊपर लाद दिया गया और ये प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग पूरी तरह से सारे करों से मुक्त था। तो बिल्कुल यह अन्याय की बात है भाई। तो फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त था। विशेषाधिकार प्राप्त 2 वर्ग थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, जिसे क्रमशः पहला और दूसरा वर्ग कहा जाता है, मतलब प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तीसरे वर्ग मतलब तृतीय स्टेट, तीसरे वर्ग में शेष जनता आती थी। तीसरे वर्ग में वो सभी जनता आती थी, उसमें व्यवसायी भी आते थे, व्यापारी आते थे, वकील आते थे, डॉक्टर आते थे, चिकित्सक आते थे। डॉक्टर चिकित्सक तो एक ही हुआ, ठीक है, इंजीनियर आते थे और उसके बाद बाकी किसान आते थे, साहूकार आते थे, दास और श्रमिक भी उसी तीसरे वर्ग में आते थे। ठीक है, जिसमें किसानों की जो संख्या थी वो फ्रांस की जनसंख्या का 80% थी। लगभग 80% लोग क्या करते थे? किसानी करते थे और यही लोग टैक्स देते थे। जिनके पास मुट्ठी भर संसाधन था, मुट्ठी भर जिनके पास धन था, वह टैक्स देते थे और जिनके पास अपार धन था, एकदम संपन्नता का पहाड़ था उनके पास, और वह कुछ भी नहीं देते थे राज्य को और न राजा को। यह अनीति थी, यह अनीति के मार्ग पर पूरा फ्रांसीसी समाज चल रहा था, फ्रांसीसी सम्राट चल रहा था। ठीक है, तीसरे वर्ग के लोगों को कोई विशेषाधिकार नहीं मिला था, जबकि पहले और तीसरे वर्ग जो जनसंख्या में तीसरे वर्ग से भी कम थे, विशेष राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का प्रयोग करते थे। यह आप लोग देख सकते हैं, यह मीटिंग हो रही है, यह स्टेटस जनरल का अधिवेशन हो रहा है और इसी स्टेटस जनरल का अधिवेशन फ्रांस का सम्राट लुई 16वां स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाता है और उस अधिवेशन में नए करों को लागू करने की बात करता है और इसी अधिवेशन को का बर्खास्त हो जाता है। और यही इसी अधिवेशन में, स्टेटस जनरल के अधिवेशन में क्या किया जाता है? बैठक का बहिष्कार किया जाता है। देखिए, फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था संकटग्रस्त थी, राज्य दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया था। अरे क्यों नहीं पहुंचेगा राज्य दिवालियापन के कगार पर? आप खुद सोचिए ना, क्यों नहीं पहुंचेगा? देखिए, अमेरिका महाद्वीप में इंग्लैंड का भी उपनिवेश था और फ्रांस का भी उपनिवेश था। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड का उपनिवेश ज्यादा था। अमेरिका महाद्वीप में इंग्लैंड का उपनिवेश जो था वो ज्यादा हिस्सों में था और फ्रांस इंग्लैंड को डाउन करने के लिए, वहां जब अमेरिका में क्रांति हुई तो अमेरिकी लोगों की मदद किया। अमेरिकी लोगों की सहायता कौन करता था? फ्रांस सहायता करता था। ठीक है, केवल वैमनस को लेकर कि मतलब कि यहाँ पर जिस तरह से मैं व्यापार नहीं कर पा रहा हूँ, फ्रांसीसी व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, उसी तरह से इंग्लैंड भी व्यापार ना करे। और उसमें क्या हुआ? फ्रांस ने अपने संसाधनों को वहां की लड़ाई में लगा दिया, अमेरिका में उपनिवेशों की लड़ाई में लगा दिया। तो इस तरह से क्या हुआ? राज्य जो है दिवालिया हो गया। ठीक है, और लुई 14वां जो पूरी तरह से एकदम बहुत बड़ा एकदम रॉयल लाइफ जीता था लुई 14वां। ठीक है, लुई 14वां ने वर्साय में शीश महल का निर्माण कराया था। बहुत बड़ा भव्य दरबार था लुई 14वां का। तो इसमें जो धन का अपव्यय हुआ,
इससे जो पब्लिक थी उससे वह नाराज थी। ठीक है, राज्य दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया था। इससे निपटने के लिए 1789 में लुई सुलहवा सामंती सभा मतलब स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया। स्टेटस जनरल का क्या बुलाया? अधिवेशन बुलाया। ठीक है, निपटने के लिए। तो भाई राज्य दिवालियापन के कगार पे है, स्टेटस जनरल का अधिवेशन क्यों बुला रहे हैं? ये स्टेटस जनरल का अधिवेशन इसलिए बुला रहे हैं ताकि नए करों को फिर से लागू किया जा सके। मतलब कुल मिलाकर खून किसका चूसना है? खून जनता का चूसना है। और मजा किसको लेना है? मजा सम्राट को लेना है, पादरी वर्ग को लेना है, कुलीन वर्ग को लेना है। ठीक है, देखिए स्टेटस जनरल के अधिवेशन में मताधिकार पद्धति के मुद्दे पर तृतीय वर्ग और अन्य वर्गों के बीच विवाद हो गया। ठीक है, तीसरे वर्ग और अन्य वर्गों के बीच में क्या हुआ? विवाद हो गया। तृतीय वर्ग ने मतदान प्रणाली का विरोध किया क्योंकि इसमें से वे बहुत में होते हुए भी अल्पमत में आ जाते थे। मतलब तीसरी वर्ग की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन तीसरे वर्ग के लोगों को बहुत कम मत देने को मिलता था। मतलब तीसरे वर्ग में जैसे बहुत कम ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता था जो मत का प्रयोग करें। बताइए, एक बहुसंख्यक जनता को मतदान से क्या किया गया था? पृथक कर दिया गया था। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या हुआ? यहाँ पर विरोध हुआ क्योंकि देखिए जैसे मत इस आधार पर दिए जाते थे, पूंजी के आधार पर दिए जाते थे। तो भाई तीसरे वर्ग के पास पूंजी ही नहीं थी ना, पूंजी ही नहीं थी, ज्यादा पूंजी तो थी नहीं। ठीक है, तो वह उनको कम मतदान का अवसर मिलता था। तीसरे वर्ग ने स्टेटस जनरल की बैठक का बहिष्कार कर अपने को समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि मानते हुए राष्ट्रीय सभा के रूप में घोषित कर दिया। अब देखिए बड़ी बात है, नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा मतलब नेशनल असेंबली। तो स्टेटस जनरल के बैठक में जो तीसरा वर्ग था, तृतीय स्टेट मतलब थर्ड स्टेट जो था, तीसरा वर्ग जो था, वह स्टेटस जनरल की बैठक का बहिष्कार कर दिया और अपने को राष्ट्रीय सभा घोषित किया। मतलब नेशनल असेंबली मतलब जो इस देश की 80 से 90% जो आबादी है, ठीक है, वही बहुसंख्यक है और मुझे आपके नियम कानूनों को नहीं मानना है। हम ही नेशनल असेंबली हैं, हम ही राष्ट्रीय सभा है। और उसने स्टेटस जनरल का बहिष्कार कर दिया और अपने को राष्ट्रीय सभा के रूप में घोषित किया। ठीक है, मतलब नेशनल असेंबली घोषित किया तथा और पास के टेनिस कोर्ट में अपनी सभा बुलाई। अब तीसरे वर्ग के लोगों ने पास के टेनिस कोर्ट में क्या बुलाई? अपनी सभा बुलाई, सभा पूरी तरह से बुला दी। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1 मिनट, हाँ देखिए उसी दिन जिस दिन बास्तिल का कारागार का फाटक तोड़ा गया था, उसी दिन 14 जुलाई 1789 को पेरिस की सड़कों पर हजारों लोग एकत्रित हो गए। बताइए उस अधिवेशन की बैठक की बात है जब नेशनल असेंबली तीसरे वर्ग के लोगों ने घोषित किया, राष्ट्रीय सभा घोषित किया। ठीक है, तो सड़कों पर हजारों लोग एकत्रित हो गए और राज्य की जो जेल बस्ती थी मतलब बास्तिल का किला पूरी तरह से तोड़ दिया और भीड़ ने कारागार में प्रवेश करके कैदियों को रिहा कर दिया। अब आप समझ सकते हैं वह दृश्य कैसा रहा होगा। यहाँ पर मैं एक चित्र मैं आप लोगों के सामने इंगित करता हूँ। यह चित्र आप लोग देख लीजिए, किस तरह से गुस्साई भीड़, उग्र भीड़ किस तरह से बास्तिल के कारागार को तोड़ देती है। कहा जाता है जब जनता को भूख लगती है ना, जब पब्लिक को भूख लगती है, एक राजा का दायित्व, एक राज्य का दायित्व है कि वह पब्लिक को भूख न लगने दे, प्रजा को भूख न लगने दे। अगर जनता को भूख लग गई तो सबसे पहले वह क्या खाती है? सबसे पहले वह राजमहल खा लेती है, सबसे पहले वह राज सिंहासन खा लेती है। और वही हुआ फ्रांस की राज्य क्रांति के साथ जब स्टेटस जनरल की बैठक में नेशनल असेंबली तीसरे वर्ग के लोगों ने अपने आप को घोषित किया तो सीधे पहुंचे बास्तिल के कारागार में। बास्तिल के कारागार का फाटक तोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त कराया। ठीक है, बास्तिल का पतन फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। फ्रांस इसे 14 जुलाई 1789 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। अब बताइए 14 जुलाई को बास्तिल का कारागार तोड़ा गया था और फ्रांस का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 14 जुलाई को मनाया जाता है। यह भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। 4 जुलाई स्वतंत्रता दिवस आपका अमेरिका का है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस क्या है? 4 जुलाई। और फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई। मुझे याद आ गया इसलिए मैं बता दिया अमेरिका का। ठीक है, अब देखिए 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। 12 अगस्त 1789 यह तिथि भी महत्वपूर्ण है। यह तिथि क्यों महत्वपूर्ण है?
क्योंकि 12 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने, राष्ट्रीय सभा ने, अरे वही नेशनल असेंबली, जब तीसरे वर्ग के लोगों ने अपने को स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया, तो नेशनल असेंबली ने मनुष्य के अधिकारों की घोषणा को अपनाया। मतलब पहली बार 12 अगस्त 1789 को क्या हुआ, एक मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया कि हमारे, जैसे एक तरह से मूल अधिकार समझ लीजिए, मतलब फ्रांस के नागरिकों का मूल अधिकार ऐसे समझ लीजिए। तो 12 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने मनुष्य के अधिकारों की घोषणा को अपनाया। 1792, अब देखिए 2 साल बाद क्या होता है, 2-3 साल बाद 1792 में फ्रांसीसी राजशाही को समाप्त कर दिया गया। पूरी तरह से 1792 में फ्रांस में राजशाही को समाप्त कर दिया गया। मतलब सबसे अंतिम फ्रांस का सम्राट, सबसे आखिरी जो फ्रांस का सम्राट था वह लुई 16वां था, लुई 16वां। ठीक है, 1792 में फ्रांसीसी राजशाही को समाप्त कर दिया गया और फ्रांस स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए गणतंत्र बन गया। और यही समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वह हमारे भारतीय संविधान में अपनाया गया है। प्रश्न आता है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत जो हमारे देश के संविधान में है वह किस देश से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। यहाँ पर एक महोदय आपको दिख रहे हैं, यह जो है नेपोलियन बोनापार्ट है। नेपोलियन बोनापार्ट का मैं यह चित्र मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, यह नेपोलियन बोनापार्ट है। एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि हमारे देश के नेपोलियन कौन है। भारत के नेपोलियन किसे माना जाता है, भारत का नेपोलियन किसे माना जाता है? हम उत्तर देते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त उत्तर देते हैं, बड़े गौरव के साथ कहते हैं भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। एडम स्मिथ जो पाश्चात्य इतिहासकार था, उसने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा। और हम छाती ठोकते हैं इस बात पर, वाह 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 क्या उपमा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। अरे समुद्रगुप्त के आगे नेपोलियन कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। समुद्रगुप्त उस राजवंश का शासक था जिसने 250 से 300 वर्षों तक, लगभग 300 वर्षों तक भारत में उस राजवंश ने राज किया। और नेपोलियन अपने राजवंश का प्रथम शासक था और वही अंतिम शासक था। 1817-99 में पहली बार काउंसिल बनता है, 1802 में जीवन भर के लिए काउंसिल बनता है, 1804 में पहली बार फ्रांस का सम्राट बनता है और 1814-15 तक जाते जाते इसका पतन हो जाता है। और इसका पतन जो था एकदम दुखदाई था। ठीक है, इसने यूरोप के छोटे छोटे राज्यों पर जीत हासिल की थी। और जहां समुद्रगुप्त ने उत्तरा पथ के 9 और दक्षिणा पथ के 12 राजाओं को धूल चटाने वाला समुद्रगुप्त, जो सिर्फ विजेता ही नहीं बहुत बड़ी बड़ी कलाओं में माहिर था, वह समुद्रगुप्त उस राजवंश का था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, मतलब समुद्रगुप्त के जो पिता था चंद्रगुप्त प्रथम, वह पराक्रमी था। समुद्रगुप्त का जो पुत्र था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वह भी पराक्रमी था। कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये बड़े बड़े सम्राट गुप्त वंश में हुए। तो मेरे हिसाब से समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से नहीं करनी चाहिए। नेपोलियन की तुलना कोई मायने नहीं है इसका। लेकिन तब भी हम कहेंगे यूरोप के इतिहास में एक जाबाज, एक बहुत बड़ा चेहरा था, एक बहुत बड़ा मतलब पर्सनालिटी था नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन को अंग्रेजों द्वारा, देखिए नेपोलियन को अंग्रेजों द्वारा, यहाँ इसे बाद में देखेंगे, यहाँ समझते हैं। देखिए ट्रेफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ था। यह जो ट्रेफलगर का युद्ध हुआ था, ट्रेफलगर का युद्ध हुआ था 21 अक्टूबर 1805, यह तिथि ध्यान रखिएगा। यह जो युद्ध हुआ था इंग्लैंड और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में हुआ था। जब नेपोलियन सत्ता में आया तो उसने नए कानून बनाए, उसने कानून की एक संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं। मतलब नेपोलियन के कानून को, नेपोलियन के संविधान को हम नेपोलियन कोड कहते हैं या नेपोलियन संहिता कहते हैं। वाटरलू का युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध जो नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कर देता है 18 जून 1815। यह तिथि ध्यान में रखिएगा, 18 जून 1815 को नेपोलियन व मित्र देशों के बीच में यह युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध। और इसमें यह जो नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का अंतिम युद्ध था जिसमें उसे पराजय मिली और उसने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। जब नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया तो अंग्रेजों द्वारा उसे सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया। और यही सेंट हेलेना द्वीप में वह काफी लंबे समय तक रहा और 1821 में जाते जाते वहीं पर 1821 में मृत्यु हो गई। बताइए किस आधार पर यार,
किस बेस पर एडम स्मिथ ने नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की? बताइए। क्या समुद्रगुप्त ने अपने पूरे जीवन में हार का स्वाद नहीं चखा? दिग्विजयी था, चक्रवर्ती था, और न उसने हार का स्वाद चखा, न उसके आने वाले कई राजाओं ने, उसके उत्तराधिकारियों ने भी वही विजय पताका फहराया जिस तरह से विजय पताका फहराता समुद्रगुप्त था। ठीक है, तो उससे कोई कंपेयर नहीं। 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई, सेंट हेलेना द्वीप पर ही मृत्यु हुई। नेपोलियन के पतन का मुख्य जो कारण था वो रूस पर आक्रमण करना माना जाता है, यह ध्यान रखिएगा। रसिया पर आक्रमण किया नेपोलियन बोनापार्ट, और यही उसके पतन का कारण माना जाता है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैं क्यों अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ? क्योंकि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो यूपी के लिए हो, चाहे एमपी के लिए हो, चाहे आरपीएससी के लिए हो, चाहे छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, पूरी तरह से 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। अगर आप लोग इसे ज्वाइन कर लेते हैं तो 3000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज दूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा, साथ ही साथ सारे के सारे नोट्स, सारे लेक्चर्स वीडियो आप लोग को मिलेंगे। 1499 रुपए की सीरीज है, हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा। ठीक है, जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। क्रांति के परिणाम स्वरूप सामंती अर्थव्यवस्था की जगह एक नई पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। ठीक है, मतलब नेपोलियन के बाद जैकोबिन संविधान के अंतर्गत समस्त लोगों को मताधिकार और विद्रोह करने का अधिकार दिया गया। जैकोबिन संविधान के अनुसार, ठीक है, जैकोबिन क्लब बना। फ्रांसीसी व स्पेनी मिलीजुली नौसेना के एक आक्रामक बेड़े के साथ 21 अक्टूबर 1805 में लड़ा गया एक युद्ध था। इसी का नाम क्या था? यही ट्रेफेलगर का युद्ध है, ट्रेफेलगर का युद्ध। ठीक है, 21 अक्टूबर 1805 को होता है फ्रांसीसी और स्पेनी सेना के बीच में। फ्रांसी, जिसमें स्पेनी सेना और इंग्लैंड की सेना दोनों रहती है। नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट बनने के पश्चात समस्त विश्व को जीतने की योजना बनाया था। अच्छा, समस्त विश्व को जीतने के लिए उसने एक योजना भी बनाया था, महाद्वीपीय सिद्धांत। महाद्वीपीय सिद्धांत था उसका महाद्वीपीय सिद्धांत, जिसमें नेपोलियन की सोच ये थी कि इंग्लैंड के व्यापार को किस तरह से हानि पहुंचाई जाए। ठीक है, तो जो ट्रेफेलगर का युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ? ब्रिटेन की जीत हुई। इसका श्रेय ब्रिटेन के नौसेनाध्यक्ष होरेशियो नेल्सन के नेतृत्व को जाता है। मतलब देखिए, इसमें जो ट्रेफेलगर का युद्ध हुआ था 21 अक्टूबर 1805 को हुआ था, और इस युद्ध में जो ब्रिटेन का जो नौसेनाध्यक्ष था उसका नाम था होरेशियो नेल्सन। ठीक है, और यही इसमें क्या रहा? विजयी रहा। ब्रिटेन की तरफ से यह नौसेनाध्यक्ष था और ब्रिटेन इसमें क्या रहा? विजयी रहा। ट्रेफेलगर का युद्ध फ्रांस के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ और नेपोलियन ने सदैव के लिए जल मार्ग से आक्रमण करने की योजना त्याग दी, क्योंकि एक जल युद्ध था एक तरह से यह ट्रेफेलगर का युद्ध। और ब्रिटेन का नौसेनाध्यक्ष होरेशियो नेल्सन। वाटरलू का युद्ध कैसे हुआ था, इसकी पूरी की पूरी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध था। इसमें एक तरफ फ्रांस था और दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की सेना थी। युद्ध 18 जून 1815 में बेल्जियम में स्थित वाटरलू नामक स्थान पर हुआ था। अब यह वाटरलू कहाँ है भैया? वाटरलू जो है आपका बेल्जियम में है। क्या है? बेल्जियम में है वाटरलू, यह ध्यान रखिएगा। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना जिसका नेतृत्व नेपोलियन ने किया और अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने किया। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, हमने आपको बताया था यहाँ पर वाटरलू के युद्ध में जो ब्रिटेन की सेना का सेनानायक था वो कौन था? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन था। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ठीक है, वाटरलू के युद्ध में। युद्ध के परिणाम स्वरूप ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की जीत हुई थी। अब बताइए, इनकी तुलना, इन महोदय की तुलना नेपोलियन की कंपेयर हम समुद्रगुप्त से कर देते हैं। बताइए, ये ट्रेफेलगर का युद्ध हारते हैं, वाटरलू का युद्ध हारते हैं, फिर 6-7 साल तक निर्वासित रहते हैं। ठीक है, और 6 साल बाद मतलब 1815 में सेंट हेलेना द्वीप पर भेजे जाते हैं और 1821 में जाकर इनका डेथ होता है। इनका जो अंत होता है बहुत दर्दनाक होता है। ठीक है, ये काहे का विजेता? देखिए, बहादुर था, वीर था, उत्साही था, इसका सम्मान होना चाहिए। यह निश्चित ही एक बड़ा शासक था। ठीक है,
कूटनीति में माहिर था यूरोप के इतिहास के मद्देनजर अगर देखा जाए तो, लेकिन भारत के सम्राट समुद्रगुप्त से इसका कोई कंपेयर नहीं हो सकता। युद्ध के परिणाम स्वरूप ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की जीत हुई और नेपोलियन को बुरी तरह पराजय करके युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने क्या किया, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, जहां 1821 में क्या हुई, उसकी मृत्यु हुई। मित्र राष्ट्रों ने उसे कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया और 52 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की कैद के पश्चात 1821 में क्या हुई, उसकी मृत्यु हुई। फ्रांस की राजधानी वर्साई को लुई 14वां ने बनाया था। अब देखिए, अलग से फैक्ट मैं जोड़ा हूं यहाँ पर कि फ्रांस की राजधानी वर्साई को किसने बनाया था, लुई 14वां ने बनाया था। यही पर लुई 14वां ने वर्साई को राजधानी बनाया और वर्साई में शीश महल का निर्माण भी लुई 14वां ने किया। वर्साई का जो भव्य राजमहल था लुई 14वां के शान और शौकत का प्रतीक था और लुई 14वां कहा करता था, मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है। तो लुई 14वां के वर्साई के शीश महल में, वर्साई के राजमहल में शान शौकत पर बहुत ज्यादा धन व्यय किया गया था और उससे जो पब्लिक थी, जो जनता थी, फ्रांस की जो प्रजा थी, उससे बहुत ज्यादा आहत थी। ठीक है, समानता के उद्देश्य को पाने के लिए इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की क्या है, देन है। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। ये 3 लोगों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है फ्रांसीसी क्रांति में, 3 दार्शनिकों का, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। वॉल्टेयर के बारे में देख लें तो वॉल्टेयर जो था चर्च का विरोधी था, जबकि रूसो जो था प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति को मानता था, लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति को मानता था रूसो। ठीक है, वॉल्टेयर का एक कथन था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। ये कथन किसका था, वॉल्टेयर का था, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लुई 14वां के बारे में देखिएगा, यह स्टेटमेंट है, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। ये आपका बहुत ज्यादा निरंकुश शासक माना जाता है लुई 14वां। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसी पुस्तक है, रूसो की पुस्तक है। लेटर्स ऑन इंग्लिश, ये किसकी पुस्तक है, वॉल्टेयर की पुस्तक है। अरे वॉल्टेयर, वही वॉल्टेयर जो चर्च का विरोधी है, ठीक है, जिसने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, इसने बातें कही थी। कानून की आत्मा, यह पुस्तक किसका है, मॉन्टेस्क्यू का पुस्तक है, कानून की आत्मा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल ऑफ लॉ, यानी कानून की आत्मा। यह पुस्तक मॉन्टेस्क्यू की है। देखिए, माप तौल की जो दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी वो फ्रांस से हुई थी। दशमलव प्रणाली की शुरुआत, माप तौल वाली दशमलव प्रणाली की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। एकदम 100% में बोल दूं, परीक्षा कोई भी हो, विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में अगर फ्रांस की राज्य क्रांति से संबंधित प्रश्न आए तो यहीं से आएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में देख लें तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एक विस्तार से परिचय मैं आप लोग को दे रहा हूं। यह सिर्फ और सिर्फ ये आपका नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ही है विस्तार से, और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में इससे ज्यादा कभी किसी भी परीक्षा में आप लोग का नहीं आ सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था 15 अगस्त को हुआ था, जिस दिन भारत का रिपब्लिकन डे मनाया जाता है, उसी दिन नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1769 को जन्म हुआ और 5 मई 1821 को यह दिवंगत हो गए। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1789, यहाँ पर गलत हो गया भैया, 1769 है, 1769 को कोर्सिको द्वीप में हुआ था। कोर्सिको द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था इसका जन्म। ठीक है, इसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। 1804 में नेपोलियन क्या बना, फ्रांस का सम्राट बना, जिसे आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहते हैं। अब आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहते हैं, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बार बार आता है। तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता हम किसे कहते हैं, तो नेपोलियन को कहते हैं। ठीक है, नेपोलियन फ्रांस की क्रांति में सेनापति 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804, मतलब जब वह काउंसिल था उसकी बात सुना है। ठीक है, प्रथम काउंसिल के रूप में शासक 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक, मतलब शासन जो इसका चला था। 1804 में यह फ्रांस का शासक बन गया था और 1814 तक यह फ्रांस का शासक रहता है। वह पुनः 22 जून 1815 में फिर से सम्राट बनता है। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। इसने फ्रांस में एक नई कानून संहिता लागू की, जिसे नेपोलियन की संहिता कहते हैं। भैया, इसको महान किसने बनाया, पाश्चात्य इतिहासकारों ने, और हम भी उसे पढ़ते हैं और पढ़ाने को मजबूर हैं। ये देख सकते हैं, यही नेपोलियन बोनापार्ट हैं
और यहाँ पर सेंट हेलेना टापू पर अकेले बैठे हुए हैं और यहीं पर इनका डेथ हो जाता है 6-7 साल बाद। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था। उसके सामने कोई रोक नहीं पा रहा था, उसके सामने कोई रोक नहीं पा रहा था, मतलब कोई इसे रोक नहीं पा रहा था, जब तक उसने 1812 में, देखिए 1812 में उसने क्या किया, रूस पर आक्रमण किया और यही उसके पतन का कारण था। रूस जैसे बड़े देश पर अटैक करना यही उसके पतन का कारण था। 1812 में रूस पर आक्रमण करता है, जहां सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को क्या होती है, बहुत क्षति पहुंचती है। सर्दी से क्या होती है, उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंचती है। थोड़ा विषम जलवायु वाला देश था रूस। 18 जून 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने उसे अंध महासागर के दूर द्वीप स्थित सेंट हेलेना में बंदी बना लिया और 6 वर्षों के अंत में जहां उसकी क्या हुई, मृत्यु हुई। 1815 में बंदी बनाया और 1821 में क्या हुई, उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण करने के कारण ही मिस्र की सभ्यता प्रकाश में आया। मतलब ऐसा यह माना जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से ही, इसके पहले लोग मिस्र की सभ्यता के बारे में नहीं जानते थे। नेपोलियन ने जब आक्रमण किया था अफ्रीका में, तब मिस्र की सभ्यता प्रकाश में आई थी। कहा जाता है कि एक शिलालेख 1798 में एक शिलालेख नील नदी के मुहाने पर मिला था, रोजिटा में। नील नदी के मुहाने पर रोजिटा नामक जगह से नेपोलियन बोनापार्ट को मिला था, रोजिटा। शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, रोजिटा नामक जगह पर मिला था नेपोलियन बोनापार्ट को एक शिलालेख, ठीक है। और यह शिलालेख क्या था, यह शिलालेख मिस्र की सभ्यता का था, 1798 में मिला था। तो मतलब मिस्र की सभ्यता जो है किसकी देन है, तो ये भी नेपोलियन की ही देन कही जा सकती है। मतलब ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति से संबंधित यह पूरा चैप्टर था। और इसी तरह से मित्र मैं पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जो भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में जो आपका सिलेबस है, सिलेबस वाइज मैं सारा का सारा मटेरियल आप लोग को दे दूंगा। लेक्चर्स वीडियो भी दूंगा, उसका लेक्चर्स वीडियो का नोट्स दूंगा, 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज दूंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है। यहाँ पर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। ठीक है, आप मैसेज जरूर करिएगा। 1499 रुपये का कोर्स है। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।